नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपकी अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से सवाल हम देख रहे हैं कि बार बार एक ही प्रकार के प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पर भी मुख्य रूप से फोकस है वो करना चाहिए, और इस दिशा में हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक विश्लेषणात्मक रूप से इन पेपरों का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में एक रामबाण साबित होंगे। आप चाहे रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल आते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पेपर रहेगा लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 का। साइंस का पेपर है, लैब असिस्टेंट साइंस का। तो इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से 50 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, आरओ, ईओ, एईएन, हाईकोर्ट, एलडीसी, इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पेपर का हम सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं, और इसमें 50 प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे, और आप साथ ही साथ अपने स्वयं का भी आकलन करते हुए चलिए एक मूल्यांकन करें कि 50 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न है वो सही कर पाते हैं। आज का पेपर बहुत ही इजी लेवल का है, और उम्मीद करता हूं 50 में से आप 45 से तो ज्यादा प्रश्न सही कर ही पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला प्रश्न है, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एक के एंटनी, या फिर नटवर सिंह। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ इस पुस्तक के लेखक है नटवर सिंह। नटवर सिंह ये कौन है? तो आप यहाँ पर इनकी ये बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार के पूर्व में विदेश मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता है। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है। वैसे करंट से जुड़ा ये सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है जो राजस्थान जीके से स्टार्ट होता है, राजस्थान भूगोल का प्रश्न है, छप्पन का मैदान का संबंध किस नदी से है? लूनी, बनास, चंबल और माही। बहुत ही इजी सवाल है, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। माही नदी, जिसे वांगड़ और कांठल की गंगा कहते हैं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, जिसे इसका जो अपवाद क्षेत्र है उसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मुख्य रूप से भूभाग। ठीक है, तो छप्पन का मैदान, माही का बेसिन। बनास की बात करें तो बनास नदी राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चंबल की एक सहायक नदी है, और राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसे वर्ण आशा और वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो अपवाद क्षेत्र है उसे बनास का मैदान कहते हैं। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। और ये नदी जिसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है, और उसके बाद में आपकी बालोतरा तक आती आती ये बालोतरा तक आती आती खारी हो जाती है। स्टार्टिंग में ये मीठी होती है, और उसके बाद में बालोतरा के आसपास में जो लवणीय भूमि है, इससे इसका जल है वो संपर्क में आने से इसका जल है वो खारा हो जाता है। इसीलिए इस नदी को आधी मीठी और आधी खारी के नाम से भी जाना जाता है, और चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। ठीक है, तो छप्पन का मैदान आपसे पूछा गया है, तो ये माही नदी का क्षेत्र है। और एक है छप्पन की पहाड़ियां। तो आपसे पूछा जाए कि छप्पन की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो छप्पन की पहाड़ियां हैं आपके बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत के आसपास का जो एरिया है उसे छप्पन की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टांका, खड़ीन, जोहड़ और कुंडी।
तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण की विधि का एक सूत्रपात किया था और उसका नाम है खड़ीन। ठीक है, खड़ीन क्या है? तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, टांका है, इसके अलावा टोबा है, टांका, टोबा, जोहड़ और कुई हो गया, इसके अलावा बेरी, ठीक है, पावड़ी, तालाब। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं, जो कि मुख्य तौर पे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मेजा बांध, नदी पर स्थित है। तो मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है, माही नदी पर आपका बोरखेड़ा बांध है। इसके अलावा कडाना बांध भी गुजरात में माही नदी पर बना है। और बनास की बात करें तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, वो बना हुआ है बीसलपुर टोंक में। और बनास नदी पर जो बीसलपुर बांध बना हुआ है, इस बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना है, वो आपकी शुरू की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कांतली नदी, यानी कि कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान की ऐसी नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की आंतरिक अपवाह वाली सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह यानी कि घग्गर आंतरिक अपवाह तंत्र वाली सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो आपकी कांतली नदी है। नेक्स्ट है, फसलों में से किसी प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। तो सरसों, कपास, धान और दालें। तो कपास, कॉटन, इसे जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल नेम इसका है नरमा। यानी कि अमेरिकन कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। कपास मुख्यतः राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और दक्षिणी राजस्थान के जिलों में देखने को मिलता है। इसके अलावा हाड़ौती का जो प्रदेश है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, वहां पर भी कपास की खेती होती है। और उस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो हाड़ौती क्षेत्र में उत्पादित होती है। ठीक है, पाई जाती है मुख्यतः। और दूसरी बात है कि कपास की एक किस्म है जिसका विकास बीकानेर में किया गया है, जिसे कहते हैं बीकानेरी नरमा। बीकानेरी नरमा और गंगानगर में किया गया है, जिसे कहते हैं गंगानेरी अगेती। गंगानेरी अगेती। तो आपसे पूछा जा सकता है बीकानेरी नरमा और गंगानेरी मतलब गंगानेरी अगेती ये क्या है? गंगानगरी अगेती। तो ये आपकी कपास की किस्में हैं। किसकी है? कपास की। नेक्स्ट, और कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में तो नरमा कहते हैं, इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसे बढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? तो बावड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा और टोंक। तो आपका बूंदी, इसे छोटी काशी भी कहते हैं और सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध बावड़ी है जिसका कई बार सवाल पूछा जाता है, रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? ये आपकी बूंदी में है। इसका निर्माण 1699 में अनिरुद्ध की रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। और बाड़मेर का आपका पुराना नाम बाडाना मिलता है। ठीक है, मालानी भी बाड़मेर को कहते हैं। और टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो रानीसर टांका, जिसे रानीसर पदमसर तालाब के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है जिसका नाम है नाडी। ठीक है, और नाडी है, ये वर्षा जल संग्रहण की विधि आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और नाडी सबसे पहले जोधपुर के राव जोधा ने खुदवाई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट,
कोपेन वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो कोपेन वर्गीकरण बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता भी होगा क्योंकि हमने बहुत बार सेशन में आपको मैप के जरिए भी कोपेन का, थोर्नवेट और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर झालावाड़ पूछा है, झालावाड़ पूछा जाए या फिर बांसवाड़ा पूछे, डूंगरपुर पूछे, ये जो आपके दक्षिणी राजस्थान वाले हिस्से हैं ये AW के अंतर्गत आते हैं कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। और BWHW पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का पश्चिमी भाग, ये आपकी BWHW के अंतर्गत आता है। और BSHW के अंतर्गत अरावली के पश्चिम का क्षेत्र, और ये जो आपका BWHW है इसके पूर्व का क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो BSHW के अंतर्गत आता है। और CWG के अंतर्गत आपका जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, मैदानी जो भाग है, वो CWG के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य आपका भोराट का पठार है। तो ये आपका उदयपुर और राजसमंद के अंतर्गत आता है। अगर जिले की बात करें मोटे तौर पर तो भोराट, कुंभलगढ़ और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद कह सकते हैं, ठीक है। कुंभलगढ़ कहाँ का है? राजसमंद का। और गोगुंदा उदयपुर का। इसके मध्य का जो भाग है ये आपका बोराट पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल की, कपास की, मक्का की और गेहूं की। तो माही सुगंधा है ये आपकी चावल की किस्म है, बासमती प्रकार की चावल की किस्म माही सुगंधा, जिसे आपका बांसवाड़ा के कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित है, वो किया गया है। और इसके द्वारा मक्का की किस्में भी विकसित की गई है जिसका नाम है माही कंचन व माही धवल। तो माही कंचन और माही धवल तो किसकी है? मक्के की है। और माही सुगंधा है ये आपकी चावल की है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? तो राजस्थान में जो डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, जिसे मार्च ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का प्रयाण भी कहते हैं। तो ये आपका वायु अपर्दन, विंड एरोजन के माध्यम से होता है, यानी कि जो हवा है उस हवा के माध्यम से बालू का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, क्रमिक रूप से हवा हवा के माध्यम से वायु का जो अपर्दन होता है उसे ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। और मरुस्थलीकरण के बहुत से कारण हैं, जिसमें कि आपका वनों का उन्मूलन, डेजर्टिफिकेशन है, इसके अलावा वर्षा की न्यूनता, जनसंख्या में वृद्धि, ये आपके रेगिस्तानीकरण जिसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, नाग पहाड़ जिले में स्थित है। तो नाग पहाड़ आपका अजमेर में स्थित है, ठीक है। और यहीं से आपकी कौन सी लूनी नदी का उद्गम होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से, ठीक है। और इसी नाग पहाड़ पर, इसके पास में ही आपका जो तारागढ़ दुर्ग है वो तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो अजमेर में नाग पहाड़ हो गया, तारागढ़ पहाड़ी हो गया, इसके अलावा मोरायजी भी आपका अजमेर में ही है, ठीक है। तो ये आपका नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज क्रीपिंग डेथ, यानी कि कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु के नाम से जानी जाती है? तो यही आपकी मृदा का अपर्दन, ठीक है, इसे ही आपका रेंगती मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। और मरुस्थलीकरण का प्रमुख जो कारण है ये वायु अपर्दन और मृदा अपर्दन माना जाता है। नेक्स्ट है, मालपुरा इज ए ब्रीड ऑफ। तो मालपुरा किसकी नस्ल है? तो मालपुरा आपकी भेड़ की नस्ल है। इसके अलावा सोनानी, जिसे चनोतर भी कहते हैं, सोनानी, खेरी, मालपुरी, चोकला, ठीक है, इत्यादि सभी भेड़ की नस्ल हैं। गाय की नस्ल की बात करें तो आपकी कांकरेज हो गई, थारपारकर, राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, और रेड डेन, होलिस्टीन इत्यादि भी गायों की नस्ल हैं। बकरी की बात करें तो सिरोही, जमुनापरी,
ये बकरी की नस्ल है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि अजमेर में 1981 में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना भी बनाई गई है। और राजस्थान में पशुओं में सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए तो वो संख्या है बकरियों की। ठीक है। भैंस की नस्लों की बात करें तो भैंस में आपकी मुर्रा है, बदावरी है, जाफराबादी है। ये प्रमुख भैंस की भी नस्लें हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती प्लेट्यू सिक्योर्ड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के कौन से भाग में हाड़ौती का पठार है वो अवस्थित है। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार अवस्थित है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी हाड़ौती के पठार का विंध्यन जो कगार भूमि है ये आपका हिस्सा है। और आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है, तो हाड़ौती का पठार है ये आपका मालवा के पठार का विस्तार है। ठीक है। मालवा के पठार का विस्तारित भाग है आपका हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट, in Rajasthan, which one of the following source of irrigation has maximum contribution is gross irrigated area, यानी कि राजस्थान में कौन सा सिंचाई का स्रोत है जो कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों से होती है। लगभग 66% का एरिया है कुओं और नलकूपों से सिंचित होता है। इसके अलावा नहरों से लगभग 29% और 1% मुश्किल से आपका तालाबों से सिंचित होता है। ठीक है। और उसके बाद में शेष 1-2% बचे हैं वो आपके अन्य विभिन्न सोर्स है छोटे मोटे उससे होता है। और कुल उपलब्ध जो आपका सतही जल है उसमें पूरे भारत में जो राजस्थान का प्रतिशत है वो 1.16% है। यानी कि भारत के टोटल उपलब्ध सतही जल में राजस्थान में मात्र कितना है, 1.16% ही राजस्थान में है पीने योग्य शुद्ध जल। नेक्स्ट, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। तो जैसलमेर थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग ईएडी में अवस्थित है। ईएडी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है 64, 74, 84 या 94 किलोमीटर। तो नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर है। और नर्मदा नहर राजस्थान की कितने जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है, 2 जिले। कौन से, पहला जिला है जालोर और दूसरा जिला है आपका बाड़मेर। ठीक है। जालोर और बाड़मेर। जालोर की बात करें तो जालोर के 76 गांव हैं इससे लाभान्वित होते हैं। और बाड़मेर के 7 गांव में सिंचाई और पेयजल की सुविधा है वो उपलब्ध होती है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि नर्मदा नहर, इस नहर में सिंचाई के लिए बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति है उसको अनिवार्य किया गया है। यानी कि कौन सी नहर में बूंद बूंद सिंचाई परियोजना को अनिवार्य किया गया है, नर्मदा नहर में। और बूंद बूंद जो सिंचाई परियोजना है ये आपकी कहाँ की देन है, इजराइल। ठीक है। इजराइल से ग्रहण की गई है ये सिस्टम पद्धति, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो बूंद बूंद सिंचाई नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात में, यहीं से नर्मदा नहर निकलती है। 2008 में राजस्थान में सबसे पहले इसका पानी है वो जालोर जिले के सांचौर तहसील के सिलू गांव में प्रवेश किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो अरावली का उच्चतम जो शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1727 मीटर। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर और अरावली को हिंदू ओलंपस की संख्या दी है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई। और ये रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1950 के तहत हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो सड़क परिवहन अधिनियम 1950। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के राजस्थान में टोटल 52 बस डिपोट हैं। कितने हैं, 52 बस डिपोट हैं। नेक्स्ट है कपूरडी खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो कपूरडी बाड़मेर में स्थित है।
कपूरडी, जालिपा, गिरल ये आपके प्राकृतिक तेल और गैस के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं जो कि आपके बाड़मेर में स्थित हैं। नेक्स्ट है मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरिजा बानोला खनिज खनिज क्षेत्र है ये आपका लोह एश के लिए प्रसिद्ध है। मोरिजा बानोला जयपुर में है। इसके अलावा दौसा का नीमला रायसेला ये दौसा में है। झुंझुनू का है डाबला सिंघाना। उदयपुर का है नात्रा की पाल और थुरुंडेर। ठीक है, तो डाबला सिंघाना, इसके अलावा आपका बगोली सराय पचलंगी भी झुंझुनू में है। नात्रा की पौल थुरहुंडेर ये आपका उदयपुर में है। नीमला रायसेला दौसा में है और मोरिजा बांदुला जयपुर में है। ये आपका प्रमुख जो खनन क्षेत्र है ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे छोटा हो जाएगा अंत प्रवाह शुष्क, उप आर्द्र दक्षिण मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान या आर्द्र दक्षिण मैदान। तो आर्द्र दक्षिणी मैदान राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है जिसका कोड वर्ड है 4th B। ठीक है, और आर्द्र दक्षिण पूर्वी है, इसका है 5th। ठीक है, तो सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, और सबसे बड़ा है 1st C यानी कि पश्चिमी शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र। 1st C है सबसे बड़ा और 4th B है सबसे छोटा। राजस्थान को कृषि जलवायु खंड की दृष्टि से कुल 10 भागों में है वो बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। 1983 में इसे खेजड़ी राज्य वृक्ष का है वो दर्जा दिया गया। इसके अलावा राजकीय जो फूल है वो रोइडा का फूल है, उसे भी 1983 में फूल का दर्जा है वो दिया गया था। और महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष। और खेजड़ी को मरुस्थल का गौरव भी कहा जाता है। ठीक है, और खेजड़ी के को स्थानीय भाषा में जांटी के नाम से भी जाना जाता है और दशहरे के पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की है वो पूजा की जाती है। इसके अलावा खेजड़ी को शमी भी कहते हैं और खेजड़ी पर जो फल लगते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सांगरी। और जब सांगरी सूख जाती है तो उसे खोखा कहते हैं। और इन पर फूल आते हैं खेजड़ी के वृक्ष पर, उन्हें कहते हैं मिंजर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि मिंजर रचना है वो राजस्थान के किस साहित्यकार की है जो कि इस खेजड़ी के फूलों पर ही आधारित है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में काजरी का मुख्यालय है। इसके अलावा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका जोधपुर में ही है, आफरी जिसे कहते हैं। और बीकानेर में शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है, ये आपका बीकानेर में है। काजरी की स्थापना पूछी जा सकती है तो 1959 को काजरी स्थापित हुआ था आपका कहाँ पर? जोधपुर में। नेक्स्ट सवाल, कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो जालोर का किला है जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सुवर्णगिरी। ठीक है, कनकांचल गिरी भी कहते हैं, सुवर्णगिरी और कनकांचल गिरी। कनकांचल गिरी किसे कहते हैं? जालोर के दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कानड़देव चौहान ने शासन किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में यहाँ पर आक्रमण किया था। और आक्रमण के बाद में जालोर का नाम इन्होंने क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। ठीक है, और बिजोलिया अभिलेख में जालोर का जो नाम है वो जाबालीपुर देखने को मिलता है। ठीक है, और शिवाना दुर्ग पर भी आक्रमण किया था 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो इसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और गागरोन दुर्ग जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है जो कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आपका झालावाड़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है किस स्थल से उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो कालीबंगा के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और इन अग्नि वेदिकाओं की जो संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ से टोटल 7 अग्नि वेदिका फाइटर्स है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं।
कालीबंगा की अगर बात करें तो इनकी जो खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष ने खोज की। इसके अलावा बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, इन्होंने इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। आरसी अग्रवाल और आपके एचडी सांकलिया ने आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। इसके अलावा आरसी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का भी उत्खनन कार्य किया। और बागोर की सभ्यता ये भीलवाड़ा में स्थित मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है। और गणेश्वर के बारे में ध्यान में रखिए कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी अगर किसी सभ्यता को कहा जाता है तो वो आपकी कौन सी है? गणेश्वर है, जो कि आपकी कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है। कौन सी संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित किया? तो केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा है वो स्थापित की। कब की? 1910 में। ठीक है, 1910 में केसरी सिंह बारट के द्वारा स्थापित सभा का नाम है वीर भारत सभा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कोटा के नेता है वो कौन थे? तो मेहराब खान। ठीक है। ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध कहाँ से है? आउआ से है, मारवाड़ आउआ। और मेहराब खान और एक नाम है जयदयाल। जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में भयंकर विद्रोह किया। और कोटा में विद्रोह की डेट क्या है? 15 अक्टूबर 1817। यहाँ पर मेजर बर्टन की उन्होंने है वो हत्या कर दी, मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की। नेक्स्ट है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग भी स्थापित किया। ठीक है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा भी जयनारायण व्यास के द्वारा ही स्थापित की गई थी। और मरुधर हितकारिणी सभा 1923 में 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा ने, और 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा है ये आपकी जयनारायण व्यास ने स्थापित की थी। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया। इसके अलावा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र रखा, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा आपके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते हैं, और इन्होंने पंचड़ा नामक एक बहुत ही लोकप्रिय गीत की रचना है वो की है। और केसरी सिंह बारट के संबंध में तो हमने बताया कि बारट परिवार राजस्थान का एकमात्र ऐसा परिवार था जिसने आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन, यानी कि पूरे परिवार ने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया था। इसमें इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट, इनके भाई जोरावर सिंह बारट इत्यादि सभी राजस्थान और भारत की आजादी के लिए संघर्षरत रहे थे। और इन्होंने चेतावनी चुंगटिया नामक एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी मेवाड़ महाराणा के लिए। ठीक है। तो चेतावनी चुंगटिया ये कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। ये भी आपने किसने लिखी? केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा? तो यहाँ पर नारायणी देवी, अंजना देवी, जानकी देवी, रतन शास्त्री। तो जानकी देवी बजाज, ठीक है, जो कि जमनालाल बजाज जी की धर्मपत्नी थी। इन्हें कांग्रेस के जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें इन्हें 6 माह का है वो कारावास भुगतना पड़ा। इसके अलावा रमा देवी ने भी इस कारावास में जानकी देवी की सहभागिता निभाई थी। ठीक है। तो अगर जानकी देवी बजाज की बात करें तो इनका जन्म तो वैसे कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन जमनालाल बजाज जी के साथ में इन्होंने शादी की। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात ये कि ये 1944 में प्रजामंडल के अधिवेशन की इसने अध्यक्षता भी की थी, जयपुर प्रजामंडल की 1944 में जानकी देवी बजाज ने। अंजना देवी चौधरी की बात करें तो संपूर्ण रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। ठीक है। और नारायणी देवी वर्मा ये आपकी माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी। और रतन शास्त्री ये आपकी हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी थी। ठीक है। इन्होंने 1939 में जयपुर प्रजामंडल में जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें मुख्य रूप से भाग लिया।
और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें भी रतन शास्त्री ने महत्वपूर्ण भाग लिया था। और रतन शास्त्री ने एक शांता कुटीर नाम से वन स्थली में विद्यापीठ की भी स्थापना की थी 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सृजन चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र इसकी रचना बाण भट्ट के द्वारा की है, जिसमें चौहानों के इतिहास के संबंध में हमें जानकारी नहीं मिलती है। सृजन चरित्र की बात करें तो सृजन चरित्र किसने लिखी थी? ये लिखी थी राज शेखर, कवि राजशेखर के द्वारा सृजन चरित्र की रचना की। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय ये लिखी थी जयानक ने, ठीक है। तो इस सारी में आप जो चौहान राजवंश है इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन हर्ष चरित्र में नहीं मिलती है। काफी बार सवाल भी पूछा जाता है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो ये रचना की थी बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र रचा था। नेक्स्ट सवाल, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घटियाला शिलालेख है ये आपका संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। घटियाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका घटियाला नामक जोधपुर से प्राप्त हुआ है। और ककुक प्रतिहार ने इसे को उत्कीर्ण करवाया, ठीक है। तो ये घटियाला शिलालेख किस वंश की जानकारी देता है? तो ये गुर्जर प्रतिहार की जानकारी देता है। और गुर्जरों के आदि पुरुष रोहिलिद्धि हरिश्चंद्र के बारे में शुरुआती जानकारी हमें इसी घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लच्छी राम किस ख्याल का प्रवर्तन किया? तो लच्छी राम ने आपका कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया, जो कुचामन नागौर के आसपास में, डीडवाना के आसपास में, कुचामन डीडवाना नागौर के आसपास में ये ख्याल खिला जाता है। शेखावटी ख्याल के कौन है प्रवर्तक कलाकार? तो नानू राम और उनके शिष्य जिनका नाम है दुलिया राणा। ये आपके शेखावटी कलाकार। शेखावटी ख्याल बहुत बार पूछा जाता है। जयपुरी ख्याल भी बहुत बार पूछा जाता है। मनरंग भूपत खान, ठीक है, ये जयपुरी ख्याल के। तुर्रा कलंगी ख्याल के तुकनगीर और शाह अली, ये लगभग 400 450 साल पहले शुरू किया गया ख्याल है, जो कि मेवाड़ में प्रचलित है। तुर्रा कलंगी ख्याल जो कि एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, तुकनगीर और शाह अली, ठीक है। नेक्स्ट है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां पर रखा गया? तो जोधपुर लीजियन का केंद्र रखा गया था एरिनपुरा में। एरिनपुरा तत्कालीन एक सैनिक छावनी थी और जहां पर जोधपुर लीजियन का मुख्यालय है वो रखा गया। तो ये सवाल रिवर्सली इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया, ठीक है। तो ये सवाल पहले भी कई बार पूछा है। तो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किसने किया? तो ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता ने राजस्थान नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट किया, ठीक है। और ये कब किया? 1923 में। तो तीन महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि राजस्थान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आपका ब्यावर से। कब प्रकाशन इसका शुरू हुआ? 1923 में। और इसके संपादक कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। इसके अलावा रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, इन लोगों ने मिलकर के राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी नामक समाचार है वो निकाले थे। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक ने वर्धा से निकाला और तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान है ये आपकी अजमेर से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाले गए। और तरुण राजस्थान भी 1923 से ही निकालना है वो स्टार्ट किया था। और इसी तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्रों के माध्यम से रामनारायण चौधरी ने सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया था, उजागर किया था। जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास ने आगी बाण और पीप नामक महत्वपूर्ण है, आगी बाण और पीप नामक महत्वपूर्ण
समाचार पत्र और पुस्तिकाएं लिखी। इसके अलावा पोपाबाई की पोल भी महत्वपूर्ण रचना आपकी किसकी है? जय नारायण व्यास जी की है। नेक्स्ट है, रियासतों के विलय के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था, तो उसमें जोधपुर के प्रिंसली स्टेट के जो महाराजा थे वो थे आपके हनुमंत सिंह। ठीक है, हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह राजस्थान में सम्मिलित ना होकर के पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल जी की सूझबूझ से जोधपुर को, मारवाड़ रियासत को भी आपका राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था? तो शैव परंपरा चौहान, गुहिल, राणा और सिसोदिया। तो सिसोदिया जो राजवंश है, हमीर देव सिसोदा ने 2326 में सिसोदा से इस राजवंश का सूत्रपात किया था। उससे पहले ये राजवंश गुहिल के नाम से जाना जाता था, गुहिल वंश से। ठीक है, तो शैव परंपरा आपका सिसोदिया वंश है, इसका निर्वहन करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उदय सिंह और राम सिंह, जगमाल और जगत सिंह। तो चंद्रसेन के उदय और राम दो भाई थे। राम सिंह ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी और अकबर ने सहायता है वो प्रदान कर दी। फिर रामचंद्र सेन को इधर उधर भटकना पड़ा और इसीलिए रामचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी भी रामचंद्र सेन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस प्रकार से जो आपका मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ राजवंश में राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ में रामचंद्र सेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जगह जिसमें 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, तो 1857 की क्रांति नीमच में भी हुई थी 3 जून 1857 को, कोटा में भी 15 अक्टूबर 1857 को हुई, देवली जो कि टोंक में स्थित है ये भी एक सैनिक छावनी थी, लेकिन जैसलमेर नहीं है। ठीक है, तो जैसलमेर का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल है वो स्थापित हुआ था। विजय सिंह पति की बात करें तो इनका मूल नाम भूप सिंह और इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। साधु सीताराम का संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से भी है। और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये राजस्थान के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है। प्राचीन भारतीय लिपिमाला नामक इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है हरिपुरुष की वाणी। हरिपुरुष की वाणी। और एक रचना का नाम है मंत्र राज प्रकाश। तो हरिपुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है? संत हरिदास जी की। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना वो की थी। गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो गोरबंद है ये आपका ऊंट का विशिष्ट श्रृंगार है। ऊंट का एक गले का आभूषण भी कह सकते हैं गोरबंद। और गोरबंद नाम से इस पर एक राजस्थान का लोकगीत भी काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, नौगरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गले में या फिर नाक में? तो नौगरी जो आभूषण है ये आपका किसका है? हाथ का आभूषण है। हाथ में पहना जाने वाला आभूषण नौगरी है। इसके अलावा हाथ में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? एक तो है दामना, ठीक है, एक है हथफूल, एक है चूड़। अगर बात करें कमर की, तो कमर में कंडोरा जो बहुत बार पूछा जाता है, कंडोरा, करधनी, तगड़ी। तगड़ी कहाँ का है? कमर का है।
और एक आपका कमर का है कणकती, ये प्रमुख कमर के आभूषण है। नाक के आभूषण की बात करें तो नथ है, बेसरी है, फीनी है, भंवरिया है, ये आपके नाक के प्रमुख आभूषण हैं। गले के आभूषण की बात करें तो पोत हो गई, हांकर हो गई, सरी हो गई, मोस्ट रिपीटेड चंपाकली, ठीक है। इसके अलावा तेवटा, तीमणिया, ये भी आपके प्रमुख गले में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म जो कि सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर होता है? कोलायत बीकानेर में, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में है। द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर, तो जयपुर में आपका द्वारिकाधीश मंदिर नहीं है, ठीक है। गोविंद देव जी का मंदिर है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है, इसलिए यही हमारा गलत उत्तर होगा और सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। मीराबाई का मंदिर है आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सर, वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो वीटी कृष्णमाचार्य जयपुर के दीवान थे। ये फैक्चुअल सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान में रखना है। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि है वो किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मान सिंह को उपाधि दी थी फरजंद की, ठीक है। फरजंद यानी कि पुत्र के समान है। ये मान सिंह को 7,000 मनसब और फरजंद की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम था हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य और जोधराज ने हम्मीर रासो नामक रचना है वो लिखी थी, जिसमें रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर है वो बताया गया है, ठीक है। रणथंभौर को अबुल फजल ने बख्तरबंद की संज्ञा है वो दी है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल इत्यादि महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथंभन देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद की संज्ञा है वो दी है। और 1301 में यहाँ पर हम्मीर देव चौहान है, ये अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने प्राण है वो न्यौछावर कर दिए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो गणेश्वर सभ्यता है, इसमें मकान और बस्तियों में ईंटों का प्रयोग है वो नहीं होता था। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में है। इसे ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो तांबा मिला है, कॉपर है, उसमें 99% प्योरिटी है, 99% शुद्धता प्राप्त की गई है। और यहाँ से जो कॉपर है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक है। तो गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, बेराट जयपुर की प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट है, शासक और संबंधित राजवंश जिनको हमें सुमेलित करना है। तो मारवाड़ में राठौड़ राजवंशों ने शासक किया, इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार भी यहाँ के शासक रहे थे। मेवाड़ में प्रमुख सिसोदिया राजवंश, आमेर में कछवाय और बूंदी में हाड़ा। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो एक में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, यानी कि 1 हमारा फाइनली राइट आंसर है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। हमने बहुत ही कम समय में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया, 50 मिनट से भी कम समय में। तो बहुत ही, आज जो पेपर था इतना स्टैंडर्ड नहीं था, लेवल वाला नहीं था और सारे के सारे घिसे पीटे सवाल थे, इसीलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बहुत ही क्विकली इस पेपर का हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अत्यंत पसंद आया होगा।
निरंतर इस सीरीज से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण सेशन के साथ में। साथ ही साथ आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है। रीट मुख्य परीक्षा जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए, सीनियर टीचर के लिए, इसके अलावा आरओ ईओ के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी, आरपीएससी एएन के लिए, एलएसए के लिए, जेईएन के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन टॉपिक वाइज विस्तृत व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्मार्ट कोर्सेज भी है जिन्हें भी आप लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी हो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें। और वर्तमान में नवरात्रि का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जो आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो इस विशेष छूट का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने घर परिवार का भी ख्याल रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन के संबंध में आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ में आपके और भी कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो भी आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मिलती रहेगी। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।